दोस्तों, क्या आप कैट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो? अगर आप इस नवंबर 2025 में कैट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले हो तो मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताता हूँ जो अपने प्रिपरेशन जर्नी में आप मत करिएगा। क्योंकि मैंने किया है। मैंने IIM विशाखापट्टनम से MBA किया है। हाँ, मेरा 99 परसेंटाइल तो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी टाइम से वीडियोज़ बना रहा हूँ, काफ़ी एस्पिरेंट से बात करता हूँ। तो ये जो 5 मिस्टेक्स है, ये अगर आप कर रहे हैं सबकॉन्शियसली तो ये मत करिएगा। नंबर 1 इज़ स्टडीइंग विदाउट अ स्ट्रैटेजी। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रिपेयर, किताब ले लिया हमने, चैप्टर ले लिया, अब हम बना रहे हैं। हमसे कोई पूछ रहा है, हाँ भाई कैट का तैयारी कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? आज मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ, आज मैं अर्थमेटिक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहा हूँ, आज परसेंटेज कर रहा हूँ, कंसेप्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ये जो एक तरीका है, ये कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो पर टॉपिक, बट अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करोगे कैट का तो ये नहीं चलने वाला। कैट में स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रैटेजी तब आता है जब आप मॉक टेस्ट बहुत लिखते हो, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। बट वॉट यू शुड नो राइट नाउ इज़ कैट में स्ट्रैटेजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस या अर्थमेटिक या ज्योमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर लिया पर बाकी सेक्शंस आपके वीक है, और अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स मान लीजिए स्ट्रॉन्ग कर लिया और एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ जाए और आपने ईगो में लगा लिया कि मैं बना के रहूँगा, आपने बना तो दिया, लेकिन जब बना तो आपने देखा कि आधा से ज़्यादा टाइम चला गया है, तो आपका कैट में हाई परसेंटाइल या जितना आ सकता था उतना नहीं आएगा। कैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, नोइंग विच क्वेश्चन टू लीव, नोइंग विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, नोइंग विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट इन द फर्स्ट राउंड। और ये तब होता है जब आपको अपना स्वॉट एनालिसिस आता हो। आपका स्वॉट एनालिसिस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं छूना है, मुझे कौन सा टॉपिक ईजी क्वेश्चंस को ही छूना है, मुझे कौन सा टॉपिक छूना है पर अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना है। ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और ये तब होगा जब आप वो सब तो करो एक बार कि हाँ यार आपको क्लास में कराया, कंसेप्ट पढ़ा दिया कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद आप सीधा टाइम लिमिट के हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर बनाओ, जो कि मॉक टेस्ट हो सकता है, सेक्शनल मॉक्स हो सकता है, या नॉर्मल एक टाइम लेके कि मैं बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन बन नहीं रहा। कोई भी क्वेश्चन कैट का अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा में बना रहे हो तो उसको कम करने की कोशिश करो। बहुत टफ है तब 5 मिनट बनाओ, नहीं तो उससे कम, उससे ऊपर बना रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो बाद में। सेकेंड है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट लेना तो बहुत ज़रूरी है, हर साल आपको कम से कम 30 मॉक टेस्ट तो लेना चाहिए, लेकिन एनालिसिस, एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का यही मतलब है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया तो अब आप जब उसको देखोगे वापस पेपर में तो आप एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखोगे कि यार अपने को जानते हुए, अपने आप को जानते हुए कि कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझे अटैम्प्ट नहीं करना था। नंबर 1 लिख लीजिए अगर आप लिखोगे कॉपी में तो, या अपने नोट्स में या फ़ोन में लिख लीजिए नोट्स में। नंबर 1 कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने थे पर आपने अटैम्प्ट कर लिया। नंबर 2 कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया पर ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया कि नहीं यार इस टाइम पर इसको ज़्यादा वक्त देना नहीं था। ठीक है। नंबर 3 कौन से टॉपिक्स में आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्यों हो रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 जो आपका सही हुआ वो अगर सही हुआ पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम में सही किया, उसको कम कैसे कर सकते हैं। ये 4 चीज़ अगर आप कर लो तो आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना होगा? इसको करने के लिए आपको अपने टॉपिक्स पता होने चाहिए, अगर आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। राउंड 1 में अपने स्ट्रेंथ के सवाल बनाओ, राउंड 2 में स्ट्रेंथ के वो वाले सवाल बनाओ जो आपने पहले राउंड में नहीं बनाए, ये सोच के ये टफ था, ये बाद में आगे देखूंगा टाइम बचेगा तो। राउंड 3 में अगर टाइम बहुत बचता है तब देख लीजिए अगर कुछ बनाना है भी कि नहीं, उन एरियाज़ में जो आपका छूट गया, क्या पता उससे कोई ईजी क्वेश्चन आ जाए जो आपने मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हो। दिस इज़ दी 3 राउंड। ये राउंड 1 2 3 क्या कराऊँ, आप जब एक सेक्शन सॉल्व करोगे तो आप 3 राउंड में जनरली आपको वो सेक्शन सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट राउंड जब मैं करता हूँ, आपका हर स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है, मैं आपको एक नॉर्मल अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। नंबर 1 easy questions और solvable questions of what you know best. नंबर 2 ठीक है, now I will attempt those questions which I know best but may take some more time. नंबर 3 ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने किया नहीं या नहीं छूने वाला था उसमें क्या पता कोई क्वेश्चन मैं बना लूँ क्योंकि टाइम बचा है। दैट शुड बी दी स्ट्रैटेजी। बहुत बार लोग क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे क्वेश्चंस बना लेते हैं नॉर्मली, बट अगर मॉक टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं तो पैनिक कर जाते हैं और हड़बड़ी में मिस्टेक्स कर देते हैं। ये सब चीज़ मॉक टेस्ट देने से ही आपको पता पड़ेगा, और वही आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता पड़ेगा यार ये मैंने रॉन्ग क्यों किया, ये तो मैं कर सकता था, क्यों रॉन्ग किया, क्या मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी करता हूँ, क्या ऐसा चीज़ है जिसको मैं गलत लेता हूँ, क्या मैं बस जल्दी जल्दी जो मुझे सही लगता है वही कर देता हूँ या ट्रैप में फंस जाता हूँ। एनालिसिस से पता पड़ेगा। कैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजी। कैट में 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ टफ होता है सवाल, ऐसा नहीं कि 10th लेवल का ही पूछ लिया, पर आपका बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th लेवल का है, तो अंतर आता है ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी एंड ये सब स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस।
पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मॉक टेस्ट देना, अपना सेल्फ अवेयरनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप अपनी कैट प्रिपरेशन में कोचिंग का हेल्प लेना चाहते हो तो लेट मी टॉक अबाउट iConta। iConta से कैट 2024 में 500 प्लस 99 परसेंटाइलर्स आए हैं। इनका एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे अपना फीडबैक शेयर किया है। इनकी जो फैकल्टी टीम है इसमें 200 परसेंटाइलर्स है और काफ़ी 99 परसेंटाइलर्स है। People are saying that almost 20 questions in the CAT exam came directly from what they were taught or the resources of iConta। CAT 2025 की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने के लिए iConta ने QA, VARC, LRDI के लिए 3 स्पेशल मॉड्यूल्स बनाए हैं which is included in their CAT 2025 course। Non-engineers QA conceptual videos for those extremely weak in quant, engineers का VARC conceptual videos जो VARC में weak हैं, and LRDI का inception videos with mind bending CAT level sets। iConta में एक 7 स्टेप मेथड से आपको हर टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की जाती है, पढ़ाया जाता है। कंसेप्चुअल वीडियोस तो हैं ही, these are followed by mentor driven live classes, application classes, topic wise assignments, daily practice sessions, 50 CAT level questions from the IMABC module, and lastly the live marathons। CAT 2025 कोर्स के साथ आपको iConta का 3-month क्रैश कोर्स एंड AI based iCAT mocks भी फ्री में मिलेंगे। So if you are willing to join, then check the link in description and do join the WhatsApp group for free preparation material and updates। Number 3rd mistake, over reliance on one section। बहुत लोगों को मैंने देखा है, सिर्फ क्वांट ही बनाते रहता है। क्वांट बना रहे हैं, LRDI ज़्यादा बनाया नहीं, इंग्लिश ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं कि इंग्लिश का कोई माई बाप नहीं है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। क्वांट तो 99 आ गया पर बाकी में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। फिर जाके ऐसे कॉलेज में एडमिशन हुआ जहाँ पे ठीक है 90% आपका था पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। वहीं अगर सेक्शनल क्लियर हो जाता तो ना केवल परसेंटाइल थोड़ा ऊपर आ जाता बल्कि ये भी होता कि आपका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता। यू कैन नॉट बी अटैच्ड टू वन पर्टिकुलर सेक्शन। होता है बहुत लोग, मैं इंग्लिश मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है यार मैं वर्बल करूँ या लॉजिकल रीजनिंग करूँ, क्वांट का मुझे सही नहीं लगता, मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनफैक्ट आई शुड फोकस मोर ऑन माई वीकनेस व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग। ठीक है कि उसमें कम से कम 80-90% तो क्लियर हो जाए। दैट्स व्हाट यू शुड कीप इन माइंड। यू शुड नॉट बी अटैच्ड, यू शुड नॉट कि यार ये तो मेरा सेक्शन अच्छा है, ये तो मेरा ईगो, मैं तो लोग मुझे जानते हैं कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो मुझे तो फोड़ना ही है और बाकी में मैंने लूज छोड़ दिया। नहीं, आपको ओवरऑल परसेंटाइल लाना है, सेक्शनल परसेंटाइल लाना है। अनटिल अनलेस आप जैड का एग्जाम लिख रहे हो और उसमें कोई कॉलेज में सेक्शनल परसेंटाइल है नहीं, होता है कुछ कॉलेजेस में, दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट ओवरऑल यू शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन वन सेक्शन, यू शुड कीप इन माइंड कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है अगर आपको IIM से आने या टॉप 20 स्कूल से आने। फोर्थ है अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार 1 महीना बचा है, अब मैं बहुत पढ़ूंगा, हाँ यार मैं 1 महीने में 10-12 निकाल दिया, कैट भी निकाल दूंगा। कुछ लोग निकाल लेते हैं। मैं आपको बोलूँगा 1 महीना तो ठीक है, लास्ट का 1 हफ्ता में अपने आप को ड्रेन ना करें। बहुत लोगों को मैंने देखा है लास्ट के हफ्ता में ड्रेन कर लेते हैं, मॉक्स बहुत लिख लेते हैं। उससे क्या होता है, कभी कभार उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मॉक्स में अच्छा परसेंटाइल नहीं आ रहा है। कई बार वो इतना पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम में जाके उनका माइंड ठीक से काम नहीं करता है, पैनिक हो जाते हैं। लास्ट का 4-5-6 दिन तो आपको अपने आप को फ्रेश रखना है। कैट का जैसे मैंने बताया 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रैटेजी का एग्ज़ाम है तो आपको उसमें 30-35 परसेंटेज मार्क्स लिया हो तो आपका अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। तो यू शुड कीप योर माइंड हेल्दी। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है पहले तो जो अपना नोटबुक पढ़ा है वो पढ़ो, रीड करते रहो, बट अपने आप को ज़्यादा ड्रेन मत करो। लास्ट के 4-5 दिन बोर्ड एग्जाम्स की तरह मत करो इसमें, और उसमें भी नहीं करना चाहिए मेरी बात मानो तो, पर कैट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू शुड बी फ्रेश, यू शुड बी एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2-3 डेज ऑफ एग्जाम यू शुड बी फ्रेश एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड नॉट ड्रेन योर सेल्फ। और मॉक लास्ट के 5-6 दिन पहले मत लिखो, 5 दिन तक ठीक है, उसके पहले मतलब इन द लास्ट 5 डेज डू नॉट अटेम्प्ट अ मॉक। अगर आपका परसेंटाइल कम आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। फिफ्थ इज़ नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको नॉर्मल लगेगा कि अगर आपने कोचिंग लिया है, अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपने 1 महीना पढ़ाई किया है तो एग्ज़ाम लिखो। बहुत लोग क्या करते हैं, कैट का एग्ज़ाम ही नहीं लिखते। नहीं इस साल नहीं लिखूंगा, अगले साल लिखूंगा, इस बार तो ऐसे ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था, अगली बार लिखूंगा। नहीं इस बार तो मेरा जॉब लगने वाला है, इस बार मैं प्लेसमेंट में प्रिपरेशन करूँगा, अभी नहीं लिखूंगा। ये मत करो। अगर आपको अगले साल भी कैट लिखना है तो भी इस बार कैट का एग्ज़ाम दे दो कि मैं एक मॉक एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर आपको अगले साल भी एग्ज़ाम देना है तो भी एक अटैम्प्ट ले लो कि क्या पता मेरा परसेंटाइल अच्छा आ जाए। देखिए GMAT एग्ज़ाम साल में महीने में 10 बार होता है, कैट का एग्ज़ाम साल में 1 ही बार होता है। आप मुश्किल से 3 बार एग्ज़ाम लिख सकते हो, कैट के 4 बार, तो एक बार उसको जाने मत दो। बहुत कुछ सीखोगे एग्ज़ाम के डे पे आप। अगर अच्छा परसेंटाइल आ गया तो एडमिशन ले लेना। अगर किसी को बताने से डर लग रहा है, किसी को बताओ मत, बोलो नहीं दे रहा हूँ मैं एग्ज़ाम, पर एग्ज़ाम दे दो। फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम दे दो। अगर अच्छा परसेंटाइल आ गया, बहुत लोग का आता है अच्छा परसेंटाइल आ जाता है क्योंकि एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है एट द एंड ऑफ द डे। कई बार लोगों का ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाता है कि यार नहीं किया था पर अब मेरा तापी हो रहा है, मेरा IMT गाज़ियाबाद हो रहा है, तो एडमिशन लेते हैं बहुत लोग।
अच्छा कॉलेज है, हर किसी का अहमदाबाद ऐसे भी नहीं होता। 10-12 कॉलेज बहुत लोग का ऐसे भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, 99 आने के बाद भी ABCL किया ही नहीं होता है बहुत लोगों का। तो जून में एडमिशन होगा, नवंबर में एग्ज़ाम है। बहुत लोग का माइंडसेट भी चेंज होता था, जून में नेक्स्ट ईयर लोगों को मन करता है मैं एडमिशन ले लूँ, क्योंकि मेरा जॉब उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैंने सोचा था, क्योंकि मैं साल भर वेस्ट नहीं करना चाहता, घर में मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे सब दोस्त MBA कर रहे हैं, बहुत रीजंस होते हैं। तो अपने पास ऑप्शन रखो, जाने मत दो उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।